हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहीं पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द सीमेंट एंड वाटर स्लरी कम ऑन द टॉप एंड सेटिंग ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड। तो जब हमारा जो सीमेंट होता है, सीमेंट वाटर के संग, सीमेंट जो है हमारा वाटर के संग कंबाइन होने के बाद वो हमारे सरफेस के ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है और वो सेट हो जाता है, सरफेस पे आके सेट होने लगता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या उसे क्रेजिंग कहते हैं, या फिर एफ्लोरेसेंस कहते हैं, या सल्फेट डिटोरिएशन कहते हैं, या फिर रिएटेंस कहते हैं, लाइटेंस कहते हैं? तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हम लाइटेंस कहते हैं जब एक्सेस वाटर हमारा कंक्रीट में, जब हम कंक्रीट पेस्ट बनाते हैं, कंक्रीट किससे बनता है? सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को मिलाकर। और हो सकता है कि अगर हमें कुछ स्पेशल टाइप का हमें उसमें प्रॉपर्टी एग्जिबिट करानी है तो हम उसमें क्या करते हैं? एडमिक्सचर भी मिलाते हैं। तो जब ये मिलाते हैं पूरा कंक्रीट में तो सीमेंट और वाटर मिल रहे हैं, फाइन एग्रीगेट और हमारा कोर्स एग्रीगेट भी उसके संग ऐड ऑन हो रहा है। तो जब सीमेंट और वाटर ज्यादा मिल जाते हैं, एक्सेस में हो जाता है, वाटर हमारे सीमेंट के अंदर एक्सेस में हो जाता है, तो वो एक वाटर के संग स्लरी बना लेता है। स्लरी हो गया मतलब उसका जो पेस्ट हो जाता है, पेस्ट हो जाता है। और वो हमारा कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरी एक्शन की वजह से, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक और नेक्स्ट एमसीक्यू बन गया कि लाइटेंस किसके वजह से देखने को मिलता है? ये स्लरी किस वजह से होता है? तो ये कैपिलरी एक्शन हमें देखने को मिलता है। कैपिलरी एक्शन की वजह से एक थिन लेयर जो है हमारे सरफेस के ऊपर आ जाती है और लाइटेंस बना देता है। लाइटेंस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वेल, तो इसके वजह से क्या होता है? ये क्या रिजल्ट कॉज करता है? इसके वजह से अब वहां पे जो सीमेंट होना चाहिए था वो तो हट गया, वो तो ऊपर आ गया सरफेस पे, तो हमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके वजह से हमें हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिलता है क्योंकि वहां से तो वो पूरा स्पेस खाली हो गया है। वेल, वहीं पर अगर हम बात करें और ऑप्शंस को देख लेते हैं तो क्रेजिंग की बात करते हैं। अगर क्रेजिंग क्या है तो क्रेजिंग बहुत ही ज्यादा फाइन रैंडम क्रैक्स जो होते हैं या फिर फिशर्स कहा जाएगा। तो फाइन रैंडम जो क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं क्रेजिंग। तो फाइन रैंडम क्रैक्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा फाइबर्स के शेप में, मतलब आपको छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिलते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जो क्रैक्स है इनकी जो डेप्थ है वो डेप्थ है ये 12 mm से ज्यादा नहीं होती। मतलब ये जो आपको क्रैक्स देखने को मिलेंगे 12 mm से ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही रेयरली चांस होते हैं 12 mm से ज्यादा होगा। जब 12 mm से ज्यादा हो जाएगा तो वो सीरियस केस भी हो जाएगा। तो क्रेजिंग बहुत ही फाइन रैंडम क्रैक्स होते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम एफ्लोरेसेंस की बात करें तो ये एल्कलीज के कारण होता है। बेसिकली हमने देखा है कि सीमेंट में एल्कलीज जो है वो एक इम्प्योरिटी हो जाती है। इम्प्योरिटी होने की वजह से जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया Na2O या फिर हमारा पोटैश हो गया K2O, ये सब जो होता है ये वाटर, ये जो कंक्रीट है इनके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब बेसिकली ये वाटर उसके वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और अगर सपोज हमारा जो कंक्रीट है वहां पर रेनफॉल होती है और एल्कलीज प्रेजेंट है तो ये क्या करेंगे? एक व्हाइट पैचेस हमारे सरफेस पे बना देते हैं। तो एफ्लोरेसेंस में क्या देखने को मिलेगा? व्हाइट पैचेस हमारे सरफेस पे देखने को मिलेगा। उस प्रोसेस को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें सल्फेट डिटोरिएशन की, तो सल्फेट डिटोरिएशन क्या मतलब हो गया? जब सल्फेट हमारा कंक्रीट पे अटैक करता है तो बेसिकली सल्फेट एक मतलब जो हमारा सीमेंट है, अगर उसमें सल्फेट है अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज तक होना चाहिए, अगर वो ज्यादा परसेंटेज से हो जाएगा तो जब वो अटैक करेगा तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? हमें वेरी एक्सपेंसिव नेचर देखने को मिलेगा, कि एक्सपेंशन देखने को, मतलब एक तरीके से क्या है, वॉल्यूम चेंज देखने को मिलेगा। तो जो कंक्रीट का नेचर वो एक्सपेंसिव नेचर हो जाता है, तो हमें वॉल्यूम चेंज देखने को मिलता है जिस वजह से क्रैकिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। क्रैकिंग होने के चांसेस, फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सल्फेट डिटोरेशन में। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हमारा लेटेंस है, तो 4 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द परसेंटेज ऑफ लाइम कंस्टिट्यूट्स। तो सीमेंट हमारा जो है आर्गिलेशियस और कैल्सीरियस कंपाउंड जो होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हमने देखा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हमारा कैल्सीरियस कंपाउंड होते हैं, कैल्सीरियस कंपाउंड होते हैं, हमने कल डिस्कस भी किया था, आपने लेक्चर देख लेना चाहिए। और आर्गिलेशियस कंपाउंड होते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सीमेंट बनता है। फिर वहीं पर अगर हम बात करें तो इसमें जो हम इसको फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे तो हमने देखा था कि लाइम होता है, फिर हमारा सिलिका होता है, उसके बाद हमें एल्यूमिना देखने को मिलता है, एल्यूमिना होता है हमारा, जिप्सम भी प्रेजेंट होता है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो आयरन ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशिया भी प्रेजेंट होता है। आयरन ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशिया भी प्रेजेंट होता है। और हमें नहीं चाहते हुए भी हमें एल्कलीज देखने को मिलते हैं, तो बेसिकली ये हमारे कंपोनेंट है जिसमें हम ओपीसी के परसेंटेज देखना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि लाइम का क्या परसेंटेज होता है, तो लाइम सबसे ज्यादा परसेंट में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें तो 62 से लेकर 67% के पास हमें देखने को मिलता है।
सिलिका की बात करते हैं तो 17 से 25% के लिए देखने को मिलेगा। एल्यूमिना की बात करें तो 3 to 8% हमें देखने को मिलता है। जिप्सम की बात करें, जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसका, तो 3 to 4% हमें देखने को मिलेगा। वेल वहीं पे अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं तो आयरन ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो हमें 1 से लेके या फिर 0.5 से लेके हमें 6% के बीच में देखने को मिलता है। मैग्नीशिया की बात करें तो 0.5 से लेके हमको 0.5 से लेके 3%, जैसे कि वैसे इसमें 1 से लेके 1 to 3% हमें देखने को मिलेगा। एल्कली की अगर बात की जाए, एल्कली की बात की जाए तो 0.5 से लेके 1.3% तक हमें एल्कलीज देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक हमारे को इन्होंने आइडिया दे दिया है कि 62 से 60%, 67% में वेराई करना चाहिए। इससे कम हो जाएगा, जिस तरीके से आप देख सकते हो। अगर लाइम की बात करें, लाइम की अगर हम बात करते हैं तो लाइम का बेसिकली आप देखोगे तो लाइम क्या है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में अभी हमने देखा कि लाइम जो है वो हमारा 62 से लेके 67% के बीच में है। इसका मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। इसका मतलब ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हमने पर्टिकुलर परसेंटेज से कम कर दिया तो हमें स्ट्रेंथ में डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो लाइम हमारे 62 से 67% के बीच में होना चाहिए, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो गया तो हमें अनसाउंडनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, अनसाउंडनेस देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम सिलिका की बात करते हैं, सिलिका की बात करते हैं, बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सिलिका की बात करें तो 17 से 25% होता है, ये तो हमने देख ही लिया। पर ये क्या करता है, ये हमारा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो ये भी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि लाइम के बाद अगर कोई ज्यादा परसेंटेज में है तो वो सिलिका प्रेजेंट है। और अगर ये एक्सेस में हो गया तो हमारे जो सेटिंग टाइम होता है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, मतलब उसको खींच देता है। तो जो हमारी सेटिंग टाइम है उसको प्रोलॉन्ग करने का काम क्या है, जब अगर हमारा सिलिका एक्सेस में हो जाए। वहीं पे लाइम हो गया, सिलिका हो गया। अगर एल्यूमिना की बात करें, एल्यूमिना की बात करते हैं तो 3 से 8% के बीच में होता है। अगर हम बात करें तो ये बेसिकली इसलिए प्रिवेंट किया, इसलिए डाला जाता है कि ये क्या करता है, इम्पार्ट करता है हमारे क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी अगर चाहिए हमें तो एल्यूमिना का जो अमाउंट है हम उसे इंक्रीज कर देंगे, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करता है। लेकिन अगर ये एक्सेस में हो गया तो हमारी जो सीमेंट है उसको वीक कर देगा, हमारी जो सीमेंट है उसको वीक कर देता है हमारा एल्यूमिना। वहीं पर जिप्सम की बात करें, जिप्सम की अगर हम बात करते हैं तो जिप्सम हमारा किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 3 से 4% में प्रेजेंट होता है। CaSO4 डॉट 2H2O के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इसको मिलाने से हमारा क्या है, ये हमारे जो क्विक सेटिंग है, जो ये मतलब एल्यूमिना क्या करता है, क्विक सेट कराता था। ये हमारे जो हमारी सेटिंग टाइम होती है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, जो सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम है उसको इंक्रीज कर देता है कि हम आराम से जो सीमेंट है उसके संग बहुत सारा काम कर सकें, जो भी हमें काम करना है उसके संग काम कर सकें। लेकिन अगर हम बात करें आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड का क्या काम है, आयरन ऑक्साइड का अगर बात करते हैं तो आयरन ऑक्साइड एक तो कलर प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है जो कि हमारा रेड कलर है। लेकिन हमें अपना सीमेंट तो रेड कलर में नहीं देखने को मिलता, हमारे सीमेंट का कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, ग्रीनिश की तरफ टिल्टेड। तो आयरन ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कलर इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, हार्डनेस इम्पार्ट करता है। कलर इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है और हार्डनेस इम्पार्ट करता है। वहीं पे मैग्नीशिया की अगर बात करते हैं, मैग्नीशिया की बात करते हैं तो मैग्नीशिया का भी सेम काम है, कलर इम्पार्ट करना। लेकिन ये कौन सा कलर इम्पार्ट करता है, येलो टिंट कलर इम्पार्ट करता है। जैसे हमारा आयरन ऑक्साइड रेड कलर इम्पार्ट करता है तो ये हमारा येलो टिंट कलर इम्पार्ट करता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ होता है और फिर हमारा ये भी स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है और हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जैसे ही हमारा ये एक्सेस में हो जाएगा, अगर ये हमें एक्सेस में देखने को मिलेगा तो इसके वजह से भी हमें अनसाउंडनेस देखने को मिलती है। अनसाउंडनेस क्या है, जब हमारा वॉल्यूम चेंज होने लगे, जो भी हमारा पर्टिकुलर उस सब्सटेंस का वॉल्यूम है उसमें अगर चेंज देखने को मिलता है तो वो हमारा अनसाउंडनेस होता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हमारा 62 67 हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारा जो लाइम है वो 62 से लेकर 67 के बीच में वेराई करता है। तो ए ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द लीच एटिलियर स्प्लिट सिलेंडर। अगर हम बात करें लीच एटिलियर स्प्लिट सिलेंडर की बात कर रहे हैं कि उसकी क्या हाइट होती है। लीच एटिलियर टेस्ट की बात करें तो ये बेसिकली साउंडनेस टेस्ट पता करने के लिए किया जाता है, बेसिकली पता करा जाता है। साउंडनेस टेस्ट है किसका, सीमेंट का, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट है। एक तो यही हमारा एक एमसीक्यू हो गया कि लीच एटिलियर टेस्ट क्या पता करता है, तो लीच एटिलियर टेस्ट हमारा साउंडनेस टेस्ट पता करता है। अब हमारे को देखने को मिला कि जो साउंडनेस है बेसिकली क्या है, साउंडनेस एक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, साउंडनेस का मतलब होता है ये प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस शो करता है। ये रेजिस्टेंस शो करता है किसके अगेंस्ट, तो रेजिस्टेंस शो करता है हमारे वॉल्यूम चेंज के अगेंस्ट। कोई भी वॉल्यूम चेंज होने को दिख रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो प्रॉपर्टी जो है हमारी, ये रेजिस्टेंस शो करता है। लेकिन अगर वहीं पे हम अनसाउंडनेस की बात करें तो ये क्या है, अनसाउंडनेस का मतलब होता है कि हमारा वॉल्यूम अब चेंज हो जाएगा, अब कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा। तो अगर अनसाउंडनेस हो रहा है तो हमने अभी देखा था दो चीजों की वजह से अनसाउंडनेस देखने को मिलता है, एक तो हो गया हमारा लाइम और एक हो गया हमारा मैग्नीशिया। तो अगर हम बात करते हैं, अगर लीच एटिलियर टेस्ट की बात करें तो ओनली लाइम के वजह से, अगर ओनली लाइम के वजह से बात करें, सिर्फ लाइम के वजह से हमारा लीच एटिलियर जो है, लीच एटिलियर टेस्ट जो है वो किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इन दोनों के वजह से जो है हमारा, अगर हम इन दोनों की बात करते हैं
ये लाइम हो गया और हमारा मैग्नीशिया, दोनों के वजह से जो देखने को मिलता है वो है हमारा, वो टेस्ट का नाम है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। वो टेस्ट का नाम होता है हमारा ऑटोक्लेव टेस्ट। वेल वहीं पे अगर हम ली चैटले टेस्ट की बात करें, स्पेसिफिकली इसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा एक सिलेंड्रिकल होता है, इस तरीके से सिलेंडर होता है, जिसकी लेंथ जो है, अगर उसकी लेंथ की या फिर हाइट की बात करें तो ये होता है हमारा 30 mm। अगर इसकी बात करें तो ये हमारा होता है 30 mm। और अगर इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर भी होता है हमारा 30 mm। ये तो हमारा सामने से व्यू हो गया। अगर हम टॉप से बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमारा सर्कल देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से सर्कल देखने को मिलेगा, और एक पतली सी एक और इनर सर्कल होगा। तो ये बेसिकली जो थिकनेस है, ये हमारी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये जो थिकनेस है मोल्ड की, ये हमारी 0.5 mm होती है। तो आज हाइट पूछ लिया, कल को थिकनेस पूछ सकते हैं ली चैटेलियर सिलेंडर का, तो जो इसकी थिकनेस है वो 0.5 mm होती है। और अगर हम इससे बात करें तो यहाँ से एक रॉड निकल रही होती है, जिस तरीके से यहाँ पे ये सिलेंडर है, यहाँ से एक रॉड निकल रही होती है। तो अगर यहाँ पर जो हमारे ये स्प्लिट सिलेंडर है, यहाँ से एक रॉड निकल रही होती है। अब ये इसकी जो है सेंटर से जो लेंथ होती है वो होती है 165 mm। यहाँ सेंटर से जो लेंथ होती है इस रॉड की वो होती है 165 mm। और इस टेस्ट में जो एक्सपेंशन होता है, जो एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जो हमारा एक्सपेंशन है वो 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो एक्सपेंशन या फिर स्प्लिट कह लो, तो स्प्लिट कितना ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्प्लिट जो है वो 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो स्प्लिट है वो 0.5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 0.5 mm भी मीटर भी दे रखा है। तो अब अगर हम बात करें तो 30 मीटर इसकी हाइट है, 30 मीटर इसकी हाइट है। इसको मुझे अगर चेंज करना है तो 30/1000 कर दूंगी। तो 30 mm इसकी हाइट है और 30 mm को हमें मीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 3/100 है, मतलब क्या हो गया कि 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो 0.03 मीटर। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन जो था, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 0.03 मीटर जो है हमारी हाइट हो जाएगी ली चैटेलियर स्प्लिट सिलेंडर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि the test on the cement designed to accelerate the slaking process of the ingredient of cement and to determine the resulting expansion in the short time is एक्सेलरेटेड टेस्ट, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, या फिर सेटिंग टाइम टेस्ट। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक टेस्ट है जिसमें हम सीमेंट को इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसका जो स्लेकिंग प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर देते हैं। मतलब जो स्लेकिंग प्रोसेस है वो हम उसको इंक्रीज कर देते हैं, वो प्रोसेस का टाइम इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारा क्या डिटरमाइन करना होता है, तो डिटरमाइन द रिजल्टिंग एक्सपेंशन इन द शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर हमें एक्सपेंशन का मतलब क्या, वॉल्यूम चेंज। तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें हमें वॉल्यूम चेंज को स्टडी करना होता है? क्या वो एक्सेलरेटेड टेस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है, तो ये तो विकट एपरेटस से किया जाता है, जो कि सेटिंग टाइम और पैनल सेटिंग टाइम इन सबके लिए हेल्प किया जाता है। तो यहाँ से तो वाटर कंटेंट निकालते हैं, तो ये भी नहीं है, और सेटिंग टाइम भी नहीं। इसका मतलब क्या, साउंडनेस टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सीमेंट है उसकी स्लेकिंग प्रोसेस को हम एक्सेलरेट कर देते हैं एक्सपेंशन पता करने के लिए शॉर्ट टाइम पीरियड में। साउंडनेस टेस्ट के बारे में अभी देखा हमने। साउंडनेस टेस्ट हमारा दो, साउंडनेस जो है टेस्ट, उसके अंदर 2 टेस्ट आ जाएंगे, एक ली चैटेलियर टेस्ट हो गया, एक ऑटोक्लेव टेस्ट हो गया। ली चैटेलियर टेस्ट के बारे में अभी हमने डिस्कस कर लिया है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो ये एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो एक्सपेंशन का जो कुछ डाटा है वो देख लेते हैं हम। तो एक्सपेंशन हमारा जो है, अगर हम बात करें तो इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो या फिर हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट हो। तो सुपर सल्फेटेड सीमेंट एक होता है हमारा सल्फेटेड सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो गया, और एक हो गया हमारा हाई एल्यूमिना सीमेंट। इसका मैक्सिमम जो है एक्सपेंशन वो 5 mm से 5 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सुपर सल्फेटेड सीमेंट की बात करें या फिर हाई एल्यूमिना सीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 5 mm से ज्यादा इसका एक्सपेंशन, मैक्सिमम एक्सपेंशन इन दोनों में कितने को देखने को मिलता है? मैक्सिमम जो एक्सपेंशन है वो हमारा इसमें 5 mm देखने को मिलेगा। 5 mm इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं और भी डिफरेंट तरीके के हमारे सीमेंट होते हैं, तो हमारे जो डिफरेंट तरीके के सीमेंट है, जैसे कि हो गया हमारा ओपीसी या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो ओपीसी हो गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, या फिर हमारा लो हीट सीमेंट हो गया, लो हीट सीमेंट हो गया, या फिर हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट हो गए। तो इन सब का जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है, अगर इन सब की बात करते हैं तो इस तरीके से याद कर सकते हो आप कि सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो गया और एक हमारा हो गया हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो इन दोनों सीमेंट की जो बात है, इसका मैक्सिमम एक्सपेंशन आपको 5 mm देखने को मिलेगा। और चाहे हमारा फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आ जाए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आ जाए, लो हीट सीमेंट आ जाए, या फिर पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट आ जाए, इन सब का मैक्सिमम एक्सपेंशन, अगर इनके मैक्सिमम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो इनका मैक्सिमम एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा 10 mm। 10 mm का मैक्सिमम एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और उनका मैक्सिमम एक्सपेंशन था 5 mm। और ये साउंडनेस टेस्ट की हेल्प से हम इसमें पता करते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ये साउंडनेस टेस्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं
तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है? अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट की बात भी की जाए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट की अगर बात की जाती है, तो ये विकट एपरेटस में परफॉर्म किया जाता है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में बेसिकली किया क्या जाता है, हम सीमेंट का पेस्ट लेते हैं, तो सीमेंट लेते हैं, उसमें हम कुछ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर वो हम ऐड ऑन करते हैं। वाटर सपोज हम ऐड ऑन किया, तो यहाँ पर क्या है, एक विकेट एपरेटस होता है, हमारा विकेट एपरेटस होता है, जिसमें क्या है, विकेट एपरेटस जो है हमारा, इसकी जो हाइट है वो होती है हमारी 40 mm, इसकी जो हाइट है वो होती है हमारी 40 mm, और जो इसकी डाया है वो हमारी हो जाती है 80 mm। यहाँ पर एक प्लंजर भी होता है, एक प्लंजर होता है जिसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो तो हमारी 50 mm होती है, और इसके वेट की अगर हम बात करें, वेट की बात करें तो वो होता है हमारा 300 ग्राम। तो अब इस तरीके से हम इसमें फिल करते हैं, जो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट है, तो इसमें हम सीमेंट को इस तरीके से फिल करेंगे कि जब हम उसको टैप करें, जब हम इस रैमर के थ्रू, इस रॉड के थ्रू जब इसमें टैप करें, तो ये एटलीस्ट जो है इंसर्ट हो जाए। टॉप से कितना इंसर्ट हो जाए, टॉप से हमारा 33 से लेके 35 mm तक इंसर्ट हो जाए। टॉप से 33 से लेके 35 mm तक इंसर्ट हो जाए। अगर हम बात करें बॉटम से 5 to 7 mm का जो हमारा स्पेस है वो रहना चाहिए, बॉटम से हमारा ये 5 to 7 mm रहना चाहिए। तो जो जिस वाटर कंटेंट पे ये हमारी विकेट एपरेटस में इस तरीके की कंडीशन मिलेगी, उस वाटर कंटेंट को हम पी से शो करते हैं। अब इस वाटर कंटेंट को हम यूज करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम के टेस्ट के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के टेस्ट के लिए। यही वाटर कंटेंट जो पी है, इसी में हम कुछ और चेंजेस करके उसको हम लीचर टेस्ट में भी यूज करा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट। अब वहीं पे अगर हम बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम में हमारा क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम में जो हमारा निडल होगा, नीचे जो निडल है वो हमारा स्क्वायर होता है, और स्क्वायर होता है, और उसकी जो हमारी साइड है वो होती है 1 mm। और वहीं पे फाइनल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें, फाइनल सेटिंग टाइम की बात करते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम में हमारा एन्युलर कॉलर देखने को मिलता है, एन्युलर कॉलर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा हो जाएगा, एन्युलर कॉलर देखने को मिलता है, और उसकी जो हमारी डाया हो जाएगी वो 5 mm देखने को मिलती है, जब उसकी डाया है वो हमारी 5 mm देखने को मिलती है। तो ये सब हमारे टेस्ट के बारे में हो गया, टेस्ट की बात कर रहे थे हम, तो ये सारे टेस्ट हमने देख लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस के रिस्पेक्ट में हमें प्रॉपर्टीज देखनी है, और फिर इसके हिसाब से हमें इस स्टेटमेंट के बारे में देखना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आइडेंटिफाई करना है हमें करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एस्बेस्टोस हैज ए लो हीट कंडक्टिविटी। क्या एस्बेस्टोस में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि लो हीट कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे सपोज एक होता है हमारा वुड हो गया, और एक हो गया हमारा कॉपर का वायर। तो अगर हम दोनों को ही, अगर हम यहाँ पर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी और वहां पे कॉपर का वायर यूज करेंगे, तो कॉपर के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है कि वो अपने अंदर से हमारी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, तो कोई ज्यादा रेजिस्टेंस शो नहीं करती। लेकिन वहीं पे वुड की बात करें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती, तो ये जो कॉपर है वो गुड कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। या फिर हीट की बात करें तो हीट का, लेकिन यहीं पे वुड की बात करें तो वुड जो है हमारा गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का। तो कंडक्टिविटी क्या है, जो अपने अंदर से उसे पास कर दे। तो एस्बेस्टोस क्या लो हीट कंडक्टिविटी शो करता है, मतलब क्या उसके अंदर से हीट उतने अच्छे से पास नहीं हो पाती। ये स्टेटमेंट ए है। स्टेटमेंट बी की बात करें तो वो कह रहा है एस्बेस्टोस इज हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड। एस्बेस्टोस जो है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है एसिड के लिए, मतलब एसिड अगर कहीं होगा, अगर वहां पर हमने एस्बेस्टोस मटेरियल यूज किया है, तो वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है एसिड की तरफ। तो दोनों स्टेटमेंट के बारे में हमें देखना है। तो उससे पहले हम एस्बेस्टोस के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। पहले अगर हम कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, जो एस्बेस्टोस की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो एस्बेस्टोस हमारा नेचुरली अकरेंस है, मतलब नेचुरली हमें अकर होता है, मिलता है, और फिर फाइब्रस फॉर्म में मिलता है। तो जो हमारे मिनरल्स होते हैं, ये जो एस्बेस्टोस जो मिनरल है, ये बेसिकली हमें रॉक्स के जो बीच में होता है वहां पे मिलता है, और ये फाइब्रस फॉर्म में होता है। बहुत ही अनोखा तरीके का एस्बेस्टोस है बेसिकली, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो ये लो हीट कंडक्टिविटी शो करता है, और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है, और जो है इसकी हाई रेजिस्टेंस शो करता है एल्कली के अगेंस्ट, लेकिन पुअर रेजिस्टेंस शो करता है एसिड के अगेंस्ट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया। एस्बेस्टोस इज हाईली रेजिस्टेंस टू एसिड, नहीं, तो हाईली रेजिस्टेंट है वो एल्कली के तरफ, एल्कली की तरफ, और लो हीट कंडक्टिविटी भी शो करता है, और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करता है। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट है, और ये हमारा नेचुरली अकरेंस सब्सटेंस है जो कि रॉक्स के पास मिलता है हमें। अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, तो लो हीट और लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो एसी सीट्स की तरह यूज किया जाता है, रूफिंग में यूज किया जाता है, और फॉल सीलिंग में यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें तो पार्टीशंस के लिए यूज किया जाता है, विंडो पेन्स के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत ज्यादा जगह यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मटेरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है? तो इट इज अ एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अभी हमने देखा कि लो कंडक्टिविटी शो कर रहा है हीट के लिए भी और हमारा इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, तो इसका मतलब अच्छा इंसुलेटर हो गया ना, कंडक्टिविटी लो है तो इंसुलेटर अच्छा हो गया। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट, ये तो ट्रू हो गया। इट इज पोरस,
नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर हीट। तो ये एक्सीलेंट इंसुलेटर हो जाएगा हीट के लिए। अभी हमने देखा कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के लिए लो है इसकी जो कंडक्टिविटी, तो ये भी ट्रू हो गया। इट इज अ फायर प्रूफ, तो अगर हम बात करें इंसुलेटर है हीट के लिए तो फायर प्रूफ भी होगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो इनकरेक्ट कौन सा है? इनकरेक्ट है हमारा कि इट इज पोरस, ये पोरस है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा वाटर जो परमेबिलिटी होती है, वाटर परमेबिलिटी भी इसकी लो है। तो पोर्स ही नहीं होंगे तो परमेबिलिटी भी लो होगी। परमेबिलिटी लो है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको वाटर प्रूफ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ मटेरियल या फिर हीट प्रूफ मटेरियल, फायर प्रूफ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, तो वाटर प्रूफ मटेरियल की तरह भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वाटर परमेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। इससे ये पता चलता है कि ये पोरस भी नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरफ हमारा लिस्ट 1 है, एक तरफ हमारा लिस्ट 2 है, हमें मैच करना है। तो अगर वाटर और सीमेंट को देखा जाए, वाटर सीमेंट को देखा जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें, डाई कैल्शियम सिलिकेट जो हो गया हमारा C2S, C2S को हम बेलाइट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। अभी SJVN में पूछा गया था कि एलाइट किसे बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया C3S, जिसे हम एलाइट भी बोलते हैं। अगर हम बात करें वहीं पे, ये होता है हमारा सेलाइट जो कि है C3A, ये होता है हमारा सेलाइट। तो ये सब हमारे बॉक्स कंपाउंड है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन जो कौन शो करता है, वाटर मिलते ही सीमेंट में सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन हमारा शो करता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो डी का तो हमारा ए हो जाएगा, डी का हमारा हो जाएगा ए। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट की, तो सबसे स्लोएस्ट है, क्योंकि अल्टीमेट हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और सबसे लास्ट में हाइड्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो ये स्लोएस्ट हो जाएगा। तो सी का तो हमारा सी रहेगा। वेल वहीं पे स्लो की बात करें तो स्लो हो जाएगा हमारा बी। और हाइड्रेट्स, तो वाटर में वाटर और सीमेंट मिलने के बाद क्या बनाते हैं? हाइड्रेट्स। तो ए का हो गया हमारा। अगर यहाँ पे बात करें ए बी, कैपिटल ए बी सी डी का, स्मॉल डी, फिर बी और सी और ए। अगर हम बात करते हैं सी और ए, तो ये हमारे कुछ ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मैच किया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेटमेंट टाइप है, जिसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि द ब्लेन्स मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेस। तो फाइनेस जो है हमारा, फाइनेस पता किया जाता है हमारा सीमेंट के जो पार्टिकल होते हैं उसका फाइनेस पता करने के लिए हम ब्लेन्स मेथड यूज करते हैं। ब्लेन्स मेथड ऑफ एयर परमेबिलिटी यूज किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है। तो इसको बोल रहा है कि इज बेस्ड ऑन द इवेल्युएशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये गलत बात है, हीट ऑफ हाइड्रेशन पे बेस्ड नहीं होता ड्यूरिंग हाइड्रेशन प्रोसेस। सबसे पहली बात, प्लेन से एयर परमेबिलिटी मेथड है, जिसमें क्या होता है हमारा स्पेसिफिक एरिया, जो हमारा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इसको हम वेट से या फिर ग्राम जो है हमारा सीमेंट का जो भी हमने ग्राम में लिया है, तो वेट से डिवाइड करते हैं और इसके थ्रू हम वैल्यू को पता करते हैं। यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन का, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि द डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज बेस्ड ऑन द चेंज इन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ओवर टाइम ड्यू टू कंटिन्यूड हाइड्रेशन। सही बात है। अभी हमने विकेट एपरेटस में देखा था कि विकेट एपरेटस में क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि जो डिटर्मिनेशन करता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना पेनिट्रेशन चेंज हुआ। तो अगर हमें याद हो आप लोगों को, तो अभी जस्ट देखा था विकेट एपरेटस में हम प्लंजर के थ्रू उसको पेनिट्रेट कराते हैं, तो 33 से लेके 35 mm तक, या फिर 33 से लेके 35 mm तक, या 5 से 7 जो नीचे बॉटम से छूट जाना चाहिए, तो इतना पेनिट्रेट करना चाहिए 33 से लेके 35 mm तक टॉप से। तो अगर हम बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम में हमने 1 mm की स्क्वायर निडल ली थी, और हमने फाइनल सेटिंग टाइम में ये एनुलर कॉलम लिया था जिसकी डायमीटर हमारी 5 mm थी, तो 5 mm उसकी डायमीटर थी। तो ये क्या है, हम पेनिट्रेशन ही तो करा रहे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 गलत है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का यहाँ पर कोई लेना नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा हीट कितनी रिलीज हो रही है उसको पता करने के लिए किया जाता है, जो कि कैलोरी मीटर के थ्रू किया जाता है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से हमें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको कंसीडर करना और देखना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट ग्रेन्स पॉसेस द लो वेटिंग एबिलिटी। तो सही बात है। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर, फोबिक का मतलब है डर। तो ये जो सीमेंट है ये पानी से मतलब बचता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये है कि पानी से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? ये लो वेटिंग एबिलिटी शो करेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर पानी से दूर रहना चाह रहा है तो ऑब्वियसली वेटिंग प्रॉपर्टी जो है उसकी एबिलिटी वो बहुत कम होगी। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज यूजफुल इन कंक्रीटिंग अंडर
स्टैटिक एंड रनिंग वाटर। अगर रनिंग वाटर बहुत तेज वाटर है तो उसमें रैपिड hardening की क्या जरूरत है, हमें वहां पर क्विक सेटिंग सीमेंट की जरूरत है, क्विक सेटिंग सीमेंट की जरूरत है। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्विक सेटिंग सीमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि क्विक सेटिंग सीमेंट हेल्प्स द कंक्रीट टू अटेन हाई स्ट्रेंथ इन इनिशियल पीरियड। तो जो क्विक सेटिंग सीमेंट है वो हमारे जो कंक्रीट है उसको हेल्प करता है हाई स्ट्रेंथ। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बोलता है कि जल्दी सेट हो जाता है इनिशियल पीरियड में, तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ इनिशियल पीरियड में अटेन कर लेता है तो रैपिड hardening सीमेंट का काम है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो थर्ड भी गलत हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो व्हाइट सीमेंट इज जस्ट अ वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री ऑफ कलरिंग ऑक्साइड्स। जो हमारे कलरिंग ऑक्साइड्स है, जैसे कि हमारा आयरन ऑक्साइड हो गया या फिर मैग्नीशिया हो गया, ये सब हमारा कलर प्रोवाइड करते हैं, तो अगर इनको हटा दें तो एक तरीके से जो हमारा वाटर जो व्हाइट सीमेंट है ये ऑर्डिनरी सीमेंट तो ये है जिसमें कलरिंग ऑक्साइड्स को हटा दे, तो ये उसी का एक वेराइटी है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टाइप ऑफ स्टोन यूज्ड जनरली फॉर मैसोनरी वर्क इन इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपोज्ड टू स्मोक एंड केमिकल फ्यूम। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं तो जो हमारा मैसोनरी वर्क के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज्यादा स्मोक और केमिकल दिखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री तो वो अपना पॉल्यूटेंट्स को रिलीज करता है। तो वहां पर हमें कौन से टाइप का स्टोन यूज करना चाहिए? क्या हमें लाइम स्टोन यूज करना चाहिए, क्या हमें मार्बल यूज करना चाहिए, क्या हमें सैंडस्टोन यूज करना चाहिए, या फिर ग्रेनाइट यूज करना चाहिए? तो सबसे करेक्ट आंसर तो हमारा 3 जो ऑप्शन है, ग्रेनाइट यूज किया जाता है वहां पर, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस पावर है ये रेजिस्टेंस शो करता है स्मोक और केमिकल फ्यूम्स के लिए। अगर हम मार्बल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा ताजमहल। तो आप ताजमहल के पास जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसने वहां पे जो एरिया में फैक्ट्रीज हैं उसको बिल्कुल मना कर दिया है। क्यों? कि इसके जो पॉल्यूटेंट्स रिलीज होने की वजह से मार्बल जो थे, ताजमहल के जो मार्बल्स थे वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहे थे, येलो कलर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो मार्बल तो वैसे भी हमारा नहीं हो सकता। और लाइमस्टोन और सैंडस्टोन में ग्रेनाइट के कंपेयर में कम एक्सपोजर की पावर है, मतलब एक्सपोजर उतना नहीं कर सकते हम केमिकल फ्यूम्स के लिए। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पे अगर आपके लिए क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि डोलेराइट जो डोलेराइट है वो कौन से तरीके का स्टोन है, डोलेराइट किस तरीके का रॉक है, किस तरीके का रॉक है, स्टोन नहीं, रॉक किस तरीके का है, ये आपको आंसर करना है। क्या वो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक है? आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। लेक्चर पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा कि किस तरीके की वीडियो आपको पसंद है, किस टॉपिक पे हम नया वीडियो बनाए। आपके वैल्यूएबल कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।